हाय एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला है प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। यानी पेपर में पूछा भी जाता है कि खनिज किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूं कि ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जो भी अयस्क होते हैं उनकी एक संरचना होती है जो कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं ना, उसे हम एक तरीके से खनिज ही कहते हैं। तो लेकिन ये इसकी मेन डेफिनेशन है, आप इसे याद रखिएगा कि पेपर में इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व, यानी प्राकृतिक रूप से जो प्रकृतिक ने हमें दिए हैं उसके अंदर जो विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे हम खनिज कहते हैं। तो खनिज के भंडार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मिलती है। इन चट्टानों से टीन जस्ता तांबा निकाला जाता है, यानी ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारे अग्नेय चट्टानें होती हैं ना, ये जब लावा फट के कहीं बाहर निकलता है तो जब ठंडा हो जाता है तो वहीं मतलब परत की तरह वहीं पर जम जाता है। तो उन चट्टानों से हमें टीन जस्ता तांबा मिलता है। तो किसी चट्टान से उसका एक भाग अलग होकर टूट जाता है और उसमें से खनिज प्राप्त होता है, उसे अक्सादी चट्टान कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी जैसे कोई चट्टान है, यानी जैसे मान लो कोई एक हम जैसे कंचनजंगा पर्वत की ही हम बात करते हैं, तो उनमें से कोई एक उसका भाग है, छोटा सा भाग ही टूट के वो नीचे गिर जाता है। तो जो वहाँ के मतलब लोग हैं उसे तोड़ते हैं, तो जो उसमें से हमें खनिज प्राप्त होता है ना, तो उसे हम अक्सादी चट्टान के नाम से जानते हैं। तो उनसे हमें जो खनिज प्राप्त होते हैं वो मैंने नीचे लिख रखे हैं। कोयला, लोहा, जिप्सम, पोटास लवण और सोडियम लवण आदि। तो जब वो मतलब मैंने कंचनजंगा पर्वत का उदाहरण लिया, तो जब उसका एक टुकड़ा नीचे गिरेगा ना, तो उसमें से हमें ये सब मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन में बॉक्साइट जैसे खनिज मिलते हैं। यानी धरातलीय चट्टान जैसे वो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, और इधर होते हैं पठारी इलाके में ना, तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन्हें तोड़ने के बाद हमें बॉक्साइट जैसे खनिज मिलते हैं। तो बॉक्साइट किसे कहते हैं? एल्युमिनियम वगैरह को बॉक्साइट ही कहते हैं। नदी में गहराइयों में पाए जाने वाले खनिज को जलोढ़ जमाव के रूप में खनिज कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट धातु है, यानी इसका आजकल उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये कम है और इसकी कीमत भी आसमान छू रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये नदी की गहराइयों में, यानी जो अगर आप यूपी से बिलोंग करते होगे या हमारा बिहार या पश्चिम बंगाल और पंजाब आदि, मतलब इधर जो उत्तरी है ना, उत्तरी इंडिया, इधर से आप बिलोंग करते होगे, तो वहाँ पर एक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया है। आप उसे भी जाके पढ़ लीजिएगा तो आपको जलोढ़ मृदा के बारे में अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपको इसमें अच्छा मोटा सा बता देता हूँ जलोढ़ मृदा के बारे में, कि इस मृदा में जो होता है गेहूँ चावल अच्छी मात्रा में उपज होती है और यह मृदा उपजाऊ होती है और यह नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। तो उदाहरण, जब ये होती है ना, तो ये अपने साथ एक रेत को लेके आती है। तो जब ये रेत होती है तो वो रेत धीरे 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 नदियों के ऊपर जमने लगती है। लेकिन जब हम उस रेत को हटा के उसकी गहराइयों में देखते हैं ना, तो हमें सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। समुद्र से प्राप्त खनिज के नाम नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन आदि है। तो समुद्र में ज़्यादातर ना हमें नमक ही पाया जाता है। आपने महात्मा गांधी का जो आंदोलन है देखा होगा, नमक हराम आंदोलन, तो उसमें भी इन्होंने नमक को ही बनाया था। तो सबसे पहले इन्होंने समुद्र के पानी को लिया और उसे उबालने के बाद देखा तो ये नमक तैयार हो गया। तो हमारे समुद्र में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम और ब्रोमीन और जो हमारा है नमक। आप इसे याद रखिएगा, पेपर में इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे खनिज है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं।
पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ऊर्जा खनिज। मैं आपको धात्विक के बारे में, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है नीचे। जो धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा जिसमें धात्विक खनिज का पहला होता है लौह अयस्क और अलौह अयस्क, और तीसरा होता है बहुमूल्य खनिज यानी लौह खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, और अलौह खनिज जो बिना लोहे का होता है, और बहुमूल्य खनिज यानी जो मतलब जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया, ये सब बहुमूल्य खनिज है। तो हमारा आगे है मैग्नेटाइट में 70% लोहा होता है, और लोहे की सबसे ज़्यादा अच्छा लोहा मैग्नेटाइट ही होता है। यानी लोहे की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें से जो मैग्नेटाइट लोहा होता है ना, ये सबसे अच्छा लोहा माना जाता है और पावरफुल लोहा होता है। हेमाटाइट में 50 से 60% लोहा होता है, और ये भी एक लोहे का ही प्रकार है, हेमाटाइट लोहा। इसे मुख्य औद्योगिक लौह अयस्क माना जाता है। यानी जो औद्योगिक होते हैं, यानी जो हमारी फैक्ट्री वगैरह होती है ना, तो उनमें जो लोहा काम किया जाता है, तो वो हमारा हेमाटाइट लोहा ही होता है। इसे मुख्य औद्योगिक में यानी फैक्ट्रियों में काम किया करवाया जाता है। तो इसमें जो हमारा लोहे का लौह अयस्क का मतलब लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारा है पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट में। यानी बेल्ट मतलब एक पेटी होती है, बेल्ट ये इंग्लिश शब्द है और हिंदी में से पेटी कहते हैं। तो समझ लो जो हमारा है उड़ीसा झारखंड के पेटी के आसपास, यानी वहाँ के खदानों में, उड़ीसा के मयूरगंज और फेदुझर जिले के बादाम पहाड़ की खानों में हाई ग्रेड का हेमाटाइट अयस्क मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में 100% पूछा जाता है कि जो हेमाटाइट लौह अयस्क है ये कहाँ कहाँ और किस किस जगह पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ और नोवामुंडी की खानों में भी हेमाटाइट अयस्क मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो वहाँ की खान है, जो वहाँ की खदानें हैं, जिसे हमने खोद खोद के और वहाँ से जो अयस्क है उसे निकाले हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो अयस्क निकला है वो हमारा हेमाटाइट लौह अयस्क ही ज़्यादा निकला है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो हमारा हेमाटाइट लौह अयस्क मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो हमारे इसमें सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। यानी बेल्ट मतलब पेटी। तो यह बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। यानी दुर्ग बस्तर जिला हमारा छत्तीसगढ़ का, चंद्रपुर हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो है हमारा वो बैलादिला पहाड़ियों में हाई ग्रेड का हेमाइट अयस्क मिलता है। आप इसे याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, बस्तर जिले के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है, और ये कोई से भी इसमें एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता है। एमसीक्यू में मैं आपको बता दूं तो वही पूछा जाता है कि धात्विक खनिज के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा इनमें धात्विक खनिज है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना रहेगा। तो केवल बस यही एक प्रश्न दिखता है जो एमसीक्यू में आएगा, और बाकी कोई नहीं दिखता, और बाकी जो है वो 2 से 3 नंबर में और 5 नंबर के भी क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो हम आइए मैं इसके बारे में आपको आगे तो हमारा आगे है इसी में कि इस पहाड़ियों में सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट अयस्क के 14 भंडार हैं। सोचो जो ये सब पहाड़ियाँ हैं ना यहाँ, यानी इन्होंने जितने भी खदान खोदे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यानी हेमाटाइट लौह अयस्क के 14 भंडार मिले हैं। तो इन खानों में लोहे को विशाखापत्तनम के बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया तक निर्यात किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। यानी जो वो है विशाखापट्टनम है ना, ये एक बंदरगाह है, और ये हमारा जो है वो हमारा उधर पड़ता है, उड़ीसा की साइड पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा, और इधर से ही जापान और दक्षिण कोरिया में भेजा जाता है लौह अयस्क हमारा। तो हमारा तीसरा है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमतलूर बेल्ट। यानी इसे भी आप याद रखिएगा, यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। ये पेपर में इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट
में स्थित केंद्रमुखी खाने रात जो है वो केंद्रमुखी खाने 100% नियति के लिए उत्पादन करती हैं। यानी 100% का मतलब होता है 100%। यानी जो वहाँ की पश्चिमी घाटी है ना, वो केंद्रमुखी जो घाटियाँ हैं वहाँ पर केवल ही लौह अयस्क ही पाया जाता है। बाकी थोड़े बहुत धातु जो होते हैं इधर उधर के मिल जाते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लौह अयस्क ही पाया जाता है। यहाँ के लोहे को स्लरी के रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलोर के बंदरगाह तक भेजा जाता है। तो ये याद रखिएगा और ये पेपर में इम्पोर्टेंट है। और ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि जो हमारा उधर मतलब के कर्नाटक का जो लोहा है वो कहाँ जाता है और किसके द्वारा भेजा जाता है, तो हमारा पाइपलाइन के और मंगलोर बंदरगाह तक भेजा जाता है। तो हमारा इसमें चौथा है कि महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इस बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जिला आता है, ये रत्नागिरी ना थोड़ा समुद्र में पड़ता है, तो समुद्र में ये खदान बना के और वहाँ से लौह अयस्क निकालते हैं। तो इन अयस्कों को मारमागाओ पोर्ट से निर्यात किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा भी जाता है। तो इसमें हमारा आगे है, बस थोड़ा सा और रह गया है, उसके बाद हम बचा हुआ अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा आगे है कि भारत में कर्नाटक में लोहा जो होता है वो 26% मिलता है, और भारत में ओडिशा में लोहा 25% मिलता है, और भारत में छत्तीसगढ़ में लोहा 19% मिलता है, और भारत में झारखंड में लोहा जो है हमारा 12% मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वह उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें और मेरे वीडियो से कुछ सीख प्राप्त ले सकें। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।